औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा एस्पिरेंट्स, आज हम आपके लिए जो है वो नई सीरीज़ लाए हैं। फ़ेज़ 2 है हमारा और ये फ़ेज़ 2 जो है वो हमारा होगा इंग्लिश पोर्शन पे मोस्टली। इंग्लिश के जो एस्पेक्ट्स हमने अपने एफपीएससी के जो पास पेपर्स करने के दौरान पढ़े थे, उनमें से कुछ जो है ना वो हम स्टेप टू स्टेप जो है ना वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलें चलते हैं हमारी विंडो पे। तो ये इंग्लिश लर्निंग फ़ेज़ 2 है और ये जो भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं ये तकरीबन सभी बोर्ड्स अक्रॉस द बोर्ड जो है ना वो यूज़फुल हैं। कोई एनटीएस की तैयारी कर रहा है, पीपीएससी, एफपीएससी एटसेट्रा, तो वो सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए ग्रामर लेक्चर 1 है। नीदर मनी नॉर पावर डैश नीडेड टू गेट सिलेक्टेड फॉर ओलंपिक्स। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये नीदर है, नीदर मनी नॉर सॉरी ये अच्छा, नीदर मनी नॉर पावर, याद रखिएगा ये नीदर नॉर ईदर और वेदर और एटसेट्रा इस तरह से हो तो उधर हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ना वो हमेशा सिंगुलर में दिखाई गई होती है। तो इसलिए यहाँ पे नीदर मनी नॉर पावर इज़ आएगा और नहीं आएगा, बिकॉज धोखा इंसान कब खाता है कि नीदर और नॉर लिखा हुआ है, मनी और पावर लिखा हुआ है, तो दो चीज़ों की वजह से वो धोखा खाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है कि नीदर और नॉर, वेदर और इधर और, ठीक है, इधर भी बाज़ का प्रोनाउंस करते हैं, तो उधर आपने इज़ लगाना है कि यानी ना तो मनी यानी ना तो पैसा और ना ही ताकत जो है ना वो ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट होने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज़ डैश एक्सपीरियंस दैन हिज ब्रदर। ही हैज़ मच नहीं, मोर एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है जो कंपैरिजन कर रही है, मतलब आपके और आपके भाई के दरमियान। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में जो है ना वो जहाँ पे दैन आ रहा है वो ऐसा भी कर सकते थे ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस डैश हिज ब्रदर। ठीक है, तो ये दैन है, दैन भी आता है, दैन भी आएगा, तो दैन जो है ना वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, ये चीज़ याद रखनी है आपने। थर्ड है, मैं इसे ज़रा ना इधर कर देता हूँ ऐसे। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द टेंस। आई हैव बीन वर्किंग है, आई हैव बीन जो ना वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो जब वर्किंग आएगा जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा है, आईएनजी वाला जो होता है वो पार्टिसिपल में आता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, आपने टेंस के अकॉर्डिंग चीज़ को समझना, लाजमी नहीं होता कि हर टेंस में, हर सेंटेंस में जो है ना वो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है उसमें सिंस और फॉर भी लाजमी है। ठीक है, सिंस और फॉर का आना हर फिक्रे में लाजमी नहीं भी है। वो कहता है कि मैं इस मसले पे जो है ना वो काम करता रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन द, मतलब वो काम जो उसने माजी में कुछ शुरू किया है, मतलब माजी से मुराद अब ये नहीं कि 2 दिन पहले किया है, माजी से मुराद ये भी होता है कि आपने 2 घंटे पहले भी जो काम किया है, या 2 घंटे पहले क्या 10 मिनट पहले भी जो काम शुरू किया है आपने, उसके ऊपर जो बात करनी है, जो अभी आप जारी हैं, आप मतलब उसको जारी रखे हुए हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी जो आपने हाल में ही अभी मुकम्मल किया लेकिन अभी वो जारी है। ठीक है, तो एक तो होती है ना मुकम्मल डिग्री के, जैसे पास्ट की है कि वो मुकम्मल हो गया तो उसके बाद आगे उसकी कोई एक्शन का नहीं पता, लेकिन इसमें ये होता है कंटिन्यूस में कि आपका एक्शन अभी जारी है। तो नेक्स्ट है, आई होप सो आपको इंशाल्लाह इस बार स्लाइड्स भी काफ़ी अच्छी लगेंगी, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा और प्रोफेशनलिज्म लाऊं इसमें। तो दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स, आइडेंटिफाई द टेंस इन इट। दे विल, अब विल जो शेल है वो हमें पता है कि लगता है फ्यूचर के साथ, तो हैव बीन के बाद राइटिंग है, तो राइटिंग मतलब आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी मतलब पार्टिसिपल लगा हुआ है, तो ये हमारा जो है ना वो फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। फ्यूचर परफेक्ट इसलिए होता कि दे विल हैव राइटिंग। ठीक है, फिर राइटिंग नहीं आना था, तो इसलिए आपने अपने टेंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ को समझना है। फ्यूचर परफेक्ट की बात और सेंस में चली जाएगी, ये राइटिंग है मतलब आईएनजी फॉर्म है जो काम के होने की भी तरफ इशारा कर रहा है।
यानी वो काम जो फ्यूचर में जारी रहने का इम्कान है। आई विल रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट। अब इसमें टेंस यूज़ करने का उन्होंने पूछा, आई विल रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट। अब सिंपल टेंस है, आई विल यानी विल है, और मैंने शायद एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा शेल लगता है अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ विल लगा हुआ देखें तो इट्स मीन है कि ये 100% प्रोबेबिलिटी है आई के साथ वी के साथ शेल लगा हुआ हो, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि इधर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, यानी 50-50 चांस होते हैं। लेकिन अगर हम इनके रूल्स चेंज करके यानी आई और वी के साथ अगर हम विल लगा देंगे ना, तो वो फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि इट विल बी डन 100%, ठीक है, यानी फिर पॉसिबिलिटी उसकी 100% हो जाएगी। तो आई विल रिप्रेजेंट हिम है तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आईएनजी वाला कोई पार्टिसिपल नहीं लगा हुआ, तो ये सिंपल फ्यूचर है, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। शी स्पीक्स वेल, सिंपल, बहुत सिंपल, आई थिंक सभी को पता चल गया होगा। शी हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसमें आपको पता है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, शी ही इट इट्सेट्रा या किसी का नाम, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो शी स्पीक्स वेल तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है I'll help him if he asks या will ask। ऐसे नहीं होगा, एक फ़िक्रे में डबल आप जो will या shall ना यूज़ नहीं करेंगे। तो I'll help him if he asks, if he asks। आपको पता हमने एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था जो कंडीशनल वन में आता है कि if he asks I will, इट्स if से मतलब ये शुरू हो रहा है, तो ये थोड़ा सा उससे ओवरलैप भी नहीं कर रहा, लेकिन उसे बताने का मकसद ये है कि इधर विल पहले लगा हुआ है और जो हमारा कंडीशनल वन होता है उसमें इफ़ से स्टार्ट होता है, और जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसमें हम फिर उसको विल या शैल लगा रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वी डैश सरप्राइज एट द न्यूज़ ऑफ हर डिफीट, आइडेंटिफाई द वर्ब। अब इसमें हमने वर्ब आइडेंटिफाई करना, सरप्राइज जो है ना वो पहली फॉर्म है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो बात करनी है। तो ये देखें, वी डैश एट द न्यूज़ ऑफ हर डिफीट, न्यूज़ मतलब कोई ऐसा काम जो हुआ है, जो हो गया, यानी ना तो ऐसा है कि कोई पेंडिंग है, ना तो ऐसा जो कि आने वाले वक्त में होना, बल्कि जो हो गया यानी जो पास्ट की बात हो गई है। तो वो बात क्या है कि उसकी हार की न्यूज़ पे जो ना हम सरप्राइज थे, तो वी वर सरप्राइज्ड आएगा या वी सरप्राइज्ड, तो ये आएगा वी वर सरप्राइज्ड, ठीक है। वी वर सरप्राइज यानी ऐसा एक्शन जो माजी में हुआ है, आगे उसकी कोई भी कंटिन्यूएशन जो है ना वो नहीं, यानी मुकम्मल हो गया है काम। तो वर जो है वो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा। व्हेन वी हर्ड द गुड न्यूज़ वी वर डैश, वी वर हैड बीन तो आएगा नहीं, क्योंकि वर के बाद हैड बीन तो आएगा नहीं, बिकॉज हैड बीन ऑलरेडी, हैड जो ना वो आपके मतलब हेल्पिंग वर्ब पे तौर पे काम कर रहा है, तो वर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इधर पे जो ना वो डिलाइटेड आएगा, ठीक है। ये ऊपर वाले के साथ काफ़ी ओवरलैप करता है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चिड़िया बन के उड़ गया। एंड डैश मी हर एड्रेस बट आई एम अफ्रेड आई डैश इट, ये दो भी आ सकते हैं इस तरह से, एंड गेव मी या गेव्स मी, ठीक है। लेकिन वो बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें मतलब टेंस को समझने के लिए ज़रूरी है, वर्ब को समझने के लिए, वक़्त को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि बात कौन सी की गई है, मतलब आया कोई बात प्रेजेंट में की गई है, कोई बात ऐसी है जो पास्ट में हुई है यानी मुकम्मल हो गई है, या आने वाले वक्त में होगी। तो ये बात है कि उसने एन ने यानी मुझे एड्रेस दिया था, बट आई एम अफ्रेड, और मुझे लगता है, मुझे खौफ है कि आई लॉस्ट इट, तो ये गेव और लॉस्ट आएगा, ठीक है। गेव्स नहीं आएगा बिकॉज गेव्स का मतलब है कि आप अपने प्रेजेंट की बात कर रहे हो, हालांकि प्रेजेंट में अगर आप पहली बात कर भी देते हो तो दूसरी आपकी उसके उलट है। नेक्स्ट है इन 1992 आई डैश फॉर इटालियन प्रेसिडेंट व्हेन ही डैश टू फ्रांस, आई कुक, कुक डेफिनेटली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, लेकिन 1992 है तो मतलब बात माजी में हो चुकी हुई है, मुकम्मल हो चुकी हुई है, तो ये कुकड आएगा। आई कुकड यानी मैंने खाना बनाया, फॉर इटालियन प्रेसिडेंट व्हेन ही केम, अगर डेफिनेटली प्रेजेंट पास्ट की बात है तो फिर उसकी दूसरी फॉर्म भी जो है ना वो
मतलब वर्ब का जो अगला हम हिस्सा लगाएंगे। तो जो दूसरा हम हिस्सा लगाएंगे ना, वो भी पास्ट का ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुक्ड और केम आएगा। नेक्स्ट है ही केम इनटू द रूम एंड डैश डाउन एट हिज डेस्क। सैट या सिटिंग, सैट आएगा बिकॉज केम है। केम हमें शो कर रहा है कि बात कोई मुकम्मल हो गई है, यानी माजी में। माजी से कभी भी ये ना समझिएगा कि माजी की बात कोई शायद कोई महीना पहले की, साल पहले की, 2 साल पहले की, 100 साल पहले की होती है। माजी से मुराद ये भी होता है कि आपने वो काम जो अभी आपने प्रेजेंट में रहते हुए अभी 2 मिनट पहले भी किया ना, तो वो आपका माजी है। वो वक़्त जो गुजर गया, ठीक है, वो 2 मिनट पहले का भी हो सकता है, 1 डेढ़ मिनट पहले का भी जो वक़्त है वो गुजर गया, वो अब आपके कब्ज़े में नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो कब्ज़े में नहीं आ सकता वो आपका माजी है। जो अभी आपके साथ चल रहा है वो आपका प्रेजेंट है। तो फ्यूचर में भी कभी नहीं समझिएगा कि फ़्यूचर का मतलब ये होता है कि कल या आने वाले वक्त में कोई बात होती है। फ्यूचर का मतलब भी आपका जो आज जो कल आज चल रहा है ना, इसके बाद आगे आने वाला जो वक्त है वो आपका फ्यूचर ही चल रहा है, ठीक है। मतलब आप कहो कि मैं इसे 2 घंटे में कर लूँगा, इसे इधर रख दो, मैं इसको, तो अब इसमें आप विल यूज़ करोगे। अब विल का मतलब आप क्या कह रहे हो कि मैं इसको कल करूँगा या परसों करूँगा, नहीं, बल्कि आप उसको आज के ही अंदर रहते हुए कह रहे हो कि मैं ये काम इस काम से फ्री होने के बाद कर दूंगा, या 2 घंटे में कर दूंगा, या 2 घंटे बाद कर दूंगा, या मैं नमाज के बाद कर दूंगा, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ याद रखनी है अपने, छोटे छोटे कंसेप्ट से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। डैश मी विद माई सूट केस प्लीज़, डिड यू हेल्प या विल यू हेल्प। तो ये विल यू हेल्प है, ठीक है। विल यू हेल्प मी, डिड जो है ना वो माजी की बात होगी, डिड यू हेल्प मी विद माई सूट केस, तो ये टोटली इनअप्रोप्रिएट अप्रोच बनती है। हु डैश नेक्स्ट टू यू, तो हु इज़ सिटिंग आएगा, ठीक है। हु इज़ सिटिंग यानी तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है। सिट्स तो नहीं आएगा, वो कहेगा कि तुम्हारे सामने कौन बैठता है। तो वो तो कोई ऐसे जैसे कोई डेली का मतलब कोई रोज़मर्रा का एक्शन जो ना उससे पूछ रहा है कि भाई तुम जिम के लिए जाती हो या सैर के लिए जाती हो, तो तुम्हारे साथ कौन जाता है, या तुम डेली में तुम्हें देखता हो तो तुम उधर बैठे हो तो तुम्हारे साथ कौन बैठा होता है, एक्सेट्रा। तो वे सिटिंग है। हु इज़ नेक्स्ट, हु इज़ सिटिंग मतलब वो कोई बंदा है जो आपके पास आया है और वो आप किसी से बात कर रहे हो, आप वो मतलब उसको नहीं जानता, या मे भी आप वॉक कर रहे हो, आपकी मिसेज आ गई हैं या आपका बेटा आ गया और आप किसी से बात कर रहे हो, तो मतलब सामने अंकल बैठे हैं या कोई बंदा बैठा, तो आपका बेटा कह देता है कि पापा हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू यू, मतलब या उसी वक्त बात नहीं करता, बाद में पूछ लेता है कि पापा जो वो सामने आपके बैठे हुए थे, फिर वो थे में आ जाएगी, लेकिन वो के बात ऑन द स्पॉट करनी है तो फिर हम कह देंगे कि पापा जी आपके सामने कौन बैठे हुए हैं या आपके साथ कौन बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू यू मतलब आपके आगे भी कह सकते हैं, तो हम इसलिए प्रेजेंट में रहते हुए बात करेंगे। तो वी मस्ट डू समथिंग सून बिफोर इट इज़ लेट या इट विल बी टू लेट। तो ये है वी मस्ट डू समथिंग, हमें लाजमी कुछ जल्द करना चाहिए, बिफोर इट इज़, ठीक है। बिकॉज ये देखें बी लिखा हुआ है ना, तो आपको पता है बी जो है वो उसकी जो मतलब फॉर्म्स हैं वो इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, मतलब ये चल रही होती हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर जो है ना वो आपको पता चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये बी फॉर्म की कैटेगरी में आ रहा है, तो बी फॉर्म में विल नहीं आता, ये आता है आपका इज़ आता है, ठीक है। ये वर्ब की कैटेगरीज़ है, ये मैंने समझाई हुई हैं। बहरहाल इधर मैं अब उसको डिटेल में नहीं बता सकता। तो ये है कि बी की जो वर्ब है उसमें आपके इज़, एम, आर, वाज, वर वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे होते हैं ना वो बी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जी आपका लेक्चर 1 है 15 मिनट्स का, सॉरी 15 MCQs थे। इसमें कोशिश की है कि साथ साथ आपको जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लैरिफाई करूँ। कहीं से कुछ समझ ना आई हो तो लाजमी पूछिएगा और कमेंट और शेयर लाजमी किया करें। अब हमें आपकी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि अब हम इंग्लिश के मज़ीद कुछ कंसेप्ट जो है ना वो लेके आपको बताया करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।